हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और मित्रों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जब हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो वो टॉपिक पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हम 9 में, 10 में या 11 में या फिर 12 में जब हम स्टडी किए होंगे या कर रहे होंगे, जो भी हमारे ऑडियंस, तो उसमें हमने देखा होगा कि हिंदी टू इंग्लिश, समझ रहे हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाता है। वह 5 से 7 नंबर का हो सकता है। और उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ये तो हिंदी टू इंग्लिश हो गई, जो कि बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कहीं भी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस वगैरह, और उस इंग्लिश को हिंदी करना है, मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी करना है। तो उस कंडीशन में भी हम किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं या इंग्लिश से हिंदी करते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के केवल 3 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। समझ रहे हैं? तो आप हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। और इस तरीके से सब्जेक्ट के बारे में डिटेल ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। मित्रों, यहाँ पे मोस्ट ऑफ जानकारी इंग्लिश में लिखी हुई है, और अपने सभी ऑडियंस से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं सारी चीजों को बिल्कुल आराम से हिंदी में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट एवर इज टोल्ड, मतलब कह रहा है कि जो कुछ भी कहा जाता है अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द अदर वर्ड्स, अन्य शब्द के बारे में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना, उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, हम अपने शब्दों में कह दूं तो यहाँ पर जिसके भी बारे में कोई बात कही जाती है उसे कर्ता कहते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके बारे में बात की जा रही है, उस मुद्दे का नाम सब्जेक्ट होता है। और हाँ, इस एग्जांपल देकर के इस बात को समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और जो मैं सबसे पहले देनी चाहिए थी कि देखिए, कुछ लोग इस सब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ से समझाते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बताते हैं कि सब्जेक्ट जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सब्जेक्ट, और बताते हैं कि सब का मतलब होता है somebody, सब का मतलब होता है somebody, और यहाँ पर जेक्ट का मतलब होता है डूअर। तो यहाँ somebody का मतलब होता है कोई, और डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। मतलब वो लोग कहते हैं कि कोई भी काम करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। मित्रों, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता है वो हमेशा काम करे। ये आप कह रहे हैं जो कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यह बात 50% सही है और 50% गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं सामान्यतः कि काम करने वाले को हमेशा कर्ता कहते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो सबसे अच्छा और सिंपल बात यही होगी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे कर्ता कहते हैं। उसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाटएवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आई होप सब्जेक्ट क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे सब्जेक्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हम इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करेंगे, और बोर्ड छोटा होने के कारण मैंने कम लिखने का प्रयास किया है। आप इस चीज को चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो मित्रों, जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट केवल और केवल एक शब्द का होता है, समझ रहे हैं ना, केवल एक शब्द का होता है ना, तो उस सब्जेक्ट का नाम होता है सिंपल सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, राम, और केवल एक वर्ड है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम होगा सिंपल सब्जेक्ट। इसी तरीके से मैंने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई क्या है, एक सिंगल वर्ड है, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ढेर सारे एग्जांपल आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जिसका सब्जेक्ट केवल सिंगल वर्ड में हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट में कह रहा है कि जिसमें 1 प्लस
किसी भी वाक्य का कर्ता यदि 1+ शब्द का हो, मतलब एक से ज्यादा शब्द हो यदि उस कर्ता में, तो समझ जाइएगा उसका नाम कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। और इसकी एक और पहचान याद रखिएगा कि जब एक से ज्यादा शब्द आएगा तो उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन भी आएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द यहाँ पर आया, सपोज करिए यहाँ पे राम आया, तो राम अपने आप में एक शब्द हो गया। और दूसरा शब्द तभी आएगा कि जब यहाँ बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, तब जाकर के यहाँ पे दूसरा शब्द आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम एंड श्याम, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से मेन वर्ड इसमें कितने हुए, 2, एंड को लेकर के 3 हुआ, लेकिन मेन वर्ड कितना हुआ, 2, और एक बीच में कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस तरह के सब्जेक्ट को मित्रों हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो एक बार और बोल देते हैं कि जब किसी भी वाक्य का कर्ता एक से ज्यादा शब्द का होगा और उसमें कहीं ना कहीं कंजंक्शन होगा, समझ रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात समझिए, तो फिर उस कर्ता का नाम कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। और ये आइए तीसरा देखते हैं। ये तीसरा थोड़ा सा टफ हो सकता है। यहाँ पे तीसरे में कह रहा है कि जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट 1+ शब्द का हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा और इसमें मेन वर्ड एक ही होगा, और जो भी इसके इर्द गिर्द शब्द आए होंगे इसके आगे पीछे, वो सभी के सभी इसी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। इसको एग्जांपल से हम बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा कि द रेड कार ऑन द रोड इज माइन। समझ रहे हैं, इसका मीनिंग है कि द रेड कार ऑन द रोड, यानी वो जो सड़क पर लाल कार है ना, इज माइन, मेरी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे भी कि इंग्लिश में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी वाक्य में वर्ब से पहले जो आया होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वर्ब है, इससे पहले जितना भी आया है सब सब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट है मित्र, तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ड का मतलब क्या है, मुख्य शब्द, ये कार ही है, और इसके पहले और इसके बाद जितने भी शब्द आए हैं सब इसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कैसे, जैसे रेड बता रहा है इसका कलर, ऑन द रोड बता रहा है इसका प्लेस की कार कहां पर है। तो इस तरीके से इसमें एक से ज्यादा शब्द जरूर है, लेकिन इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, और ये सभी इसके आगे और पीछे लगे वर्ड्स इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम होगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट का काइंड स्ट्रक्चर के आधार पे देख लिए। अब आइए देख लेते हैं जो ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि वचन के आधार पे सब्जेक्ट 2 तरह का हो सकता है, और यही बात ज्यादा बताई जाती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वाक्य का कर्ता से यदि केवल एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का बोध होता है तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा होगा बचपन से, ही है, सी है, ईट है, राम है, श्याम है, समझ रहे हैं ना, केवल एक का बोध होगा उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और जिस सब्जेक्ट से 1+ एक से ज्यादा का बोध होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान का बोध होगा, उस सब्जेक्ट का नाम होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ये सारी बातों को मैंने परिभाषा सहित लिखा नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत आराम से देखते हैं तो ये चीजों को आप स्वयं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जहां जिस वाक्य का कर्ता केवल एक व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह, स्थान को डिनोट करता हो उसको सिंगुलर कहेंगे, और जिस वाक्य का कर्ता 1+ व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का को डिनोट करता हो उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। प्लूरल में जैसे मान लीजिए यू हो गया, जैसे मान लीजिए दे हो गया, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम हो गया, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए वी हो गया, हम लोग, वे लोग, तुम लोग, है कि नहीं, और राम एंड श्याम अंतर 2 हो गए, तो इस तरीके से भी प्लूरल हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कर्ता क्या क्या हो सकता है। जब हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने निकलते हैं कि कर्ता कहां पर है, क्या है, तो उससे पहले जानना जरूरी होता है कि कर्ता हो क्या क्या सकता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कर्ता क्या क्या हो सकता है। तो कर्ता नाउन हो सकता है, कर्ता कोई प्रोनाउन हो सकता है, और कर्ता कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ये नाउन तो समझ रहे होंगे ना कि नाम को नाउन कहते हैं। तो कोई भी नाम, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, बीमारी, कोई भी नाम हो वो सब्जेक्ट बन सकता है किसी भी वाक्य का। प्रोनाउन जैसे कि नहीं कुछ डिटेल, तो इतना तो जरूर जानते होंगे, 7 प्रोनाउन का नाम सुने होंगे, आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे, समझ रहे हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इस तरह के सुने होंगे आप। तो ये 7 वर्ड्स तो सुने ही होंगे, तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। और कह रहा है नाउन इक्विवेलेंट, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान,
है ना। और नाउन के समान का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ के नाउन के समान में पहले 4 चीजें हैं, क्या क्या है यहाँ पे कह रहा है, इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज और क्लाउज। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इन्फिनेटिव और जिरंड क्या है, और ये जो फ्रेज और क्लाउज है ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। इससे पहले कि आपको जानना पड़ेगा कि फ्रेज और क्लाउज क्या है, तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा, आप पूरी तरह से उसमें क्लियर हो जाएंगे कि पहले हम ही बताएंगे कि फ्रेज क्या है, फिर बताएंगे क्लाउज किसे कहते हैं, फिर बताएंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे बन सकता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करना होगा, और इस दो को आइए समझा देते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे मित्रों मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, उस वाक्य का जो कर्ता होता है, वह क्रिया बन जाता है। इस बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। इन्फिनेटिव जिरंड ऐसे तो टीचर बता देते हैं कि सब टू में, देखिए V1 से पहले टू लगा देंगे तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। और जिरंड क्या है, तो जब V1 में ing लगा देंगे तो उसे हम लोग जिरंड कहते हैं। तो ये रटना नहीं है, समझना है कि एज अ सब्जेक्ट यदि ये बात लिखी हुई है कि नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, तो इस बात को समझना है कि कब हो सकता है और कैसे हम इसके यूज कर सकते हैं। तो मित्रों मैंने कहा कि ये वाली बात भूल जाइए कि जैसे वो है तो सर इससे पहले हम टू लगा दिए तो आपका ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, यही बात लिख रहा है। और जब हम इस गो में ing लगा देंगे तो इसको हम लोग जिरंड कहेंगे, तो आप कहेंगे हो तो गया, नहीं, इसको समझना है कि ये कर्ता कैसे बन सकता है। मित्रों ग्रामेरियन ने कहा, देखिए यहाँ पर ग्रामेरियन ने क्या बोला कि जब किसी भी वाक्य, हमने क्या बताया कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता है वह कभी वर्ब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट के अंदर लिख रहा है कि इन्फिनेटिव और जिरंड हो सकता है। समझ रहे हैं, तो इन्फिनेटिव जिरंड का मतलब क्या है, तो देखो इसमें वर्ब का ही खेल है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो कह रहा है कि जब किसी भी वाक्य का कर्ता कोई क्रिया बन जाए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वाक्य का कर्ता जब कोई क्रिया बन जाए तो उस कंडीशंस में उसकी अंग्रेजी बनाने की दो विधियां ग्रामेरियन ने निकाला। पहली विधि को इन्फिनेटिव कहा गया और दूसरी विधि को जिरंड कहा गया। अब कैसे और कैसे किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है क्रिया बन जाती है, इसको एग्जाम्पल के जरिए हम बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सॉरी लाभदायक या अच्छा होता है, सेंटेंस को थोड़ा लिख दीजिए, अच्छा होता है, समझ रहे हैं ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम आगे अभी वीडियो लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कर्ता को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वाक्य से फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे उसको पता लगा सकते हैं कि कर्ता कहाँ पर है और कितना है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब किसी भी वाक्य से कर्ता को फाइंड आउट करना होता है तो वहां पर क्या और कौन से क्रिया में लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्वेश्चन करिए क्या, तो आंसर आएगा टहलना। समझ रहे हैं ना। वैसे ही परिभाषा हमने क्या पढ़ा, जिसके बारे में कोई बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आप बताइए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मुद्दा क्या है, टहलना, तो इस तरीके से टहलना क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आप बताइए कि इस परिभाषा के अनुसार देखने पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि टहलना तो एक वर्ब है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसकी अंग्रेजी हम या तो इन्फिनेटिव से बनाएंगे या तो जिरंड से बनाएंगे। यह है क्या, तो बस वही है कि टहलना को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते कि वाह का उसके बाद जो लगा करके गलत हो जाएगा। आप इससे पहले टू लगाएं, ये पहला तरीका ग्रामेरियन ने दिया, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या दिया कि आप इसमें ing लगाएं। तो आप बोले या तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और नहीं तो बोले आप वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से ये जिरंड इन्फिनेटिव, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये जिरंड इन्फिनेटिव क्या होता है ना। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके दोबारा तिबारा देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, और उसमें हम ये समझेंगे कि कर्ता की और भी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कर्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो कर्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है वह एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है।
और यह समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीचर बता देते हैं कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है वो जनरली एक शब्द का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं गिने चुने, लेकिन इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कर्ता एक से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है, और इतना हो सकता है ना कि आप उसे फाइंड आउट कर नहीं कर पाएंगे, और सही से फाइंड आउट नहीं कर पाए तो फिर गलतियां होंगी उसको ट्रांसलेट करने में। तो चलिए इसके एग्जांपल देख ही लेते हैं जो मैंने बात यहाँ पे बोला है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। इस वाक्य का कर्ता क्या है कि नहीं? तो कर्ता को फाइंड आउट करने के लिए इसमें दूसरा तीसरा नोट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं पहले उसको, तब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नोट क्या कह रहा था। पहले मैंने कहा कि कर्ता एक शब्द का हो सकता है, एक से ज्यादा शब्द का हो सकता है। याद रखिएगा, अभी से एग्जाम्पल में सब आएगा। अगला कह रहा है कि कर्ता किसी भी वाक्य के शुरू में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है और अंत में हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ये बता देते हैं कि कर्ता हमेशा किसी भी वाक्य के शुरू में ही होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता वाक्य का हमेशा शुरू में होगा, यह कर्ता वाक्य के बीच में हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। तो इसलिए कर्ता को फाइंड आउट करना और सही से उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये दूसरा नोट है कि कर्ता कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए जब हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने जाएं हिंदी से इंग्लिश में तो फिर वहां पे थोड़ा सावधानी की जरूरत होती है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरे नोट में कि किसी भी वाक्य से कर्ता को फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। समझ रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है किसी भी वाक्य से कर्ता को पता लगाना है, फाइंड आउट करना है कि कर्ता क्या है, कितना है। तो फिर आप क्या करिए कि फाइंड आउट करने के लिए क्रिया से, समझ रहे हैं ना, क्रिया से वाट या हु लगाकर प्रश्न पूछें। तो वाट या हु लगा के प्रश्न किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाट मीन्स क्या होता है, क्या, और हु मीन्स क्या होता है, कौन। समझ रहे हैं ना, कौन या किसने। तो ये आपका 2-3 वर्ड है, इससे क्रिया को लगा करके प्रश्न पूछिएगा, पता चल जाएगा कि उस वाक्य का कर्ता क्या है और कितना है। चलिए आखिरी नोट देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब से पहले आया हुआ सारे वर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। वही कह रहा है कि अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब से पहले कर्ता ही होता है। मतलब ये तो बात हिंदी की कर रहा था, लेकिन यदि आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, और जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें मैंने क्या बोला कि एक सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये 3 ही पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पार्ट केवल 3 ही होगा। जब हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, जब हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो वहां पर भी हमको सबसे पहले सब्जेक्ट पता लगाना होता है और उसी की हिंदी सबसे पहले रखना होता है। तो इस तरीके से जो है कह रहा है कि यदि इंग्लिश में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप वर्ब को बस फाइंड आउट कर लीजिए, और वर्ब से पहले चाहे एक शब्द लिखा हो चाहे 1000 शब्द लिखा हो, उन सभी शब्दों का नाम सब्जेक्ट ही होगा। तो ये था इंग्लिश का ट्रिक। और हिंदी में पता लगाना हो तो क्या करना है, व्हाट या हु, मतलब कि क्या, कौन, व्हाट मीन्स क्या, हु माने कौन या किसने से प्रश्न करना है, और इंग्लिश में बता दिए। अब देखते हैं इसका एग्जांपल्स, और इन सभी बातों को मैं इसमें आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। इस वाक्य का कर्ता क्या है, कितना है, इस बात को पता लगाने के लिए आप किससे प्रश्न करिए, क्रिया से व्हाट या हु लगा के। अब जो अच्छा लगे, जहां जो सुटेबल हो, यहाँ पे कौन सुटेबल ज्यादा होगा कि भाई रोज अंग्रेजी पढ़ता है कौन, तो आंसर आएगा एक सुंदर और होनहार लड़का। कुछ केवल लड़का कह देंगे, नहीं, ये लड़का जो वर्ड है इसी को डिस्क्राइब करने के लिए होनहार, सुंदर, एक सभी वर्ड इसी के लिए आए हुए हैं। समझ आया ना, तो इसलिए ये सभी के सभी इसी के साथ माने जाएंगे। किसके साथ, इस लड़का के साथ। तो इसलिए यहाँ एक सुंदर और होनहार लड़का यहाँ तक जो है इस वाक्य का क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। तो ये इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले इसका अंग्रेजी लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना, और उसके बाद से वर्ब लगाइए। और बाकी कैसे बनाना है तो ट्रांसलेशन के वीडियो लेक्चर बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका वर्ड इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, कितना है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा पुल्टा एग्जांपल केवल इसलिए लिया गया है कि आसान एग्जांपल में सभी बता देंगे। मैं बीमार हूँ तो कोई कहता है वे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो तुम लोग कुछ भी ऐसा, तो छोटा छोटा सभी लोग बता देते हैं। इसमें ज्यादातर उल्टा ही लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या करूं क्या न करूं, यह एक समस्या है। तो क्वेश्चन करिए क्या क्या एक समस्या है। तो आप जब क्वेश्चन करिएगा क्रिया में लगा करके क्या समस्या है, तो आपको आंसर आएगा कि क्या करूं क्या न करूं। यह समझ रहे हैं ना, तो क्या करूं क्या न करूं ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कितना उल्टा है ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा एग्जाम्पल को देखिए। कह रहा है अमेरिका में सूर्य नहीं उगा, अमेरिका में सूर्य
नहीं उगता था। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए यहाँ पे अमेरिका के यदि हम कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट अमेरिका नहीं है मित्र। बात किसके बारे में हो रही है? कौन नहीं उगा, समझ रहे हैं ना? तो आंसर आएगा सूर्य नहीं उगा। तो इस वाक्य का कर्ता सूर्य है, न कि अमेरिका है। समझ में आया कैसी ये गलती है? इस तरीके से अगला देखिए, वह चोर जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था पकड़ा गया। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन करिए भाई, कौन पकड़ा गया? समझ रहे हैं ना? कौन पकड़ा गया? तो आंसर आएगा वह चोर जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। ये टोटल सब्जेक्ट है। कितना सरप्राइज वाला बात है ना ये, लेकिन ये सब्जेक्ट ही है। समझ रहे हैं? इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि सूरदास हिंदी के महान कवि अंधे थे। क्वेश्चन करिए भाई, कौन अंधा था? है कि नहीं? कौन अंधा था? तो आपको मिलेगा कि सूरदास हिंदी के महान कवि। इस तरीके से सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक आखिरी बात जिसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर बता दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा एक स्पेशल जानकारी कह रहा है कि ओवरऑल सब्जेक्ट को यदि बात करें तो हम यहां से आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है वह या तो लिविंग होगा, खुद सोचिए आप, या तो लिविंग होगा, समराइज वाला, ये समराइज किया गया है और वहां से समझाया गया है कि ओवरऑल सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो किसी भी वाक्य का जो कर्ता होगा वह या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, दो ही होगा ना। आप खुद कॉन्सेप्ट से आगे देखिए। तो वही कह रहा है कि ओवरऑल सब्जेक्ट में कि कर्ता या तो लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है ना। और सामान्यतः ऐसा मान लीजिए कि जो लिविंग होगा वो डूअर होगा। तो डूअर मतलब क्या? जो काम करता है, समझ रहे हैं ना? तो जो लिविंग होगा वह डूअर होगा, और यहाँ पे कह रहा है जो नॉन लिविंग होगा वह सामान्यतः नॉन डूअर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं लिखा नहीं, लेकिन एक नोट याद रखिएगा, जो लिविंग हो वो हमेशा डूअर हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, नॉन लिविंग नॉन डूअर होगा ये 100% तय है, लेकिन हमेशा लिविंग डूअर हो यह जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इस बात को याद रखिएगा। और ये 10% और 90% क्या दिखाते हैं? जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ये भी 10% और यहाँ पे 90%। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ वाक्य, जब हम कोई भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो दो बातों को और तय कर लेंगे ये ओवरऑल सब्जेक्ट में, कि हम देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट जो है वह लिविंग है या डूअर है या फिर नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है। मतलब वो इस कैटेगरी में आता है कि इस कैटेगरी में आता है। ये बात कैसे पता चलेगी? तो हम ये चेक करेंगे कि उसका कर्ता लिविंग है कि नहीं है और डूअर है कि नहीं है। यदि लिविंग है और डूअर दोनों है तो फिर उसका नाम होगा टेंस, और उसको हम टेंस के अनुसार बना लेंगे। और इसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। ये वॉइस में पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअली में क्या है। फिलहाल नाम समझ लीजिए। और यहाँ पे V1 V2 V3 V4 है ना, यहाँ पे कंडीशन के अनुसार लगाया जाएगा। लेकिन यदि उस वाक्य का बनावट पैसिव वॉइस में है तो कब समझेंगे आप पैसिव वॉइस में है? जब उस वाक्य का कर्ता नॉन लिविंग और नॉन डूअर होगा तो उस वाक्य को हम लोग ये मान लेंगे कि वो पैसिव वॉइस में है और उसका कर्ता नॉन एक्टिव है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से वहां पे ओनली केवल थर्ड फॉर्म लगेगा। आइए दो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि ये वाला स्लाइड आपको समझ में नहीं आया होगा ओवरऑल सब्जेक्ट वाला, तो यह बात आगे जब वॉइस पढ़ाएंगे ना, वॉइस चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहां पे बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। समझ रहे हैं? फिलहाल यहाँ पे देखिए, राम पढ़ाता है, यहाँ पर पढ़ाने का काम स्वयं राम करता है। समझ रहे हैं? मतलब राम एक्टिव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये लिविंग भी है डूअर भी है, तो इसका नाम होगा टेंस या एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर इनमें से कोई भी एक फॉर्म लगा के सेंटेंस को बनाया जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि राम को पढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर राम एक्टिव नहीं है, यह एक्शन ही खुद नहीं कर रहा है, यह एक्शन ही कोई और कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ये एक्शन इसी पर हो रहा है, तो इसका नाम होगा, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि देखिए राम क्या है, देखिए लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो लिविंग है, अच्छी बात है। क्या 10% है, ये नॉन लिविंग नहीं है, ठीक है, लिविंग है। अब हम आपसे पूछते हैं ये डूअर है कि नॉन डूअर है? तो आप खुद देखिए ये डूअर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना? काम इसी पर हो रहा है, तो लिविंग तो निकला, अच्छी बात है। लेकिन जब डूअर और नॉन डूअर में देखा गया तो पता चला ये क्या है, नॉन डूअर है। तो अब बताइए 90% इधर है, आज जब लिविंग नॉन लिविंग में तय किया गया तो क्या मिला, यहाँ पे लिविंग मिला, तो 10% इधर है। तो 10% और 90% में कौन ज्यादा है? तो ज्यादा इधर का पड़ रहा भारी है ना, तो फिर हम इसको किस में रखेंगे, पैसिव वॉइस में। और यदि बात समझ में नहीं आई हो तो चिंता नहीं करिएगा। और चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। और जाते जाते एक छोटी सी जानकारी कि हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10 से पहले का बेसिक, और ये उसी क्रम में अगला वीडियो था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद।